माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों का जो पिछला क्लास था वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। प्यारे बच्चों, पिछला क्लास ना इतना ज्यादा जबरदस्त था कि हम खुद उस क्लास को बाद में रिकॉर्डेड देखे थे, क्योंकि हमें पूरा भरोसा हो रहा था जिस समय हम लाइव क्लास ले रहे थे उसी समय कि हम लोगों का पिछला क्लास एकदम बढ़िया जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों ने भी पिछला क्लास एकदम शुरू से लेकर के अंत तक देखा था और आप लोगों को ना ये पूरा क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और पूरा क्लास यदि बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, इसका मतलब कि हिंदी का जो पहला नंबर चैप्टर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसका हर एक शब्द, हर एक सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आप लोग को पूरा चैप्टर समझ में आ गया है, वो पूरा निबंध यदि आपको समझ में आ गया है, तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। पिछले क्लास में हमसे छोटा सा मिस्टेक हुआ कि हम बता रहे थे कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो महार जाति से बिलोंग करते हैं, और महार मतलब हम शायद डोम बता रहे थे, जबकि महार मतलब चमार होता है। कुछ बच्चों का जब हम कमेंट देखे तो हमें पता चला महार मतलब चमार होता है। तो अगर ये गलती है बच्चों तो आप लोग इससे जरूर सुधार कर लीजिएगा। हालांकि एक आध दो जगह हम बोले थे, ज्यादा नहीं बोले थे। चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। जो बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं फटाफट से बच्चों आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, ताकि आपके जितने भी सारे दोस्त हैं, आपके साथी, आपके भाई, आपके बंधु, आपके रिश्तेदार, सब लोग यहां पर पहुंच जाए। आपके जानने वाले, आपके पहचानने वाले जितने लोग हैं सब टारगेट बोर्ड पर आ जाए, क्योंकि सब मिल करके अपना एक अलग परिवार बनाए हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से आप लोग अपना काम करिए। आप लोग जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, और फटाफट से प्यारे बच्चों आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सारे टेलीग्राम ग्रुप में। आज का क्लास भी एकदम जबरदस्त होने वाला है। आप लोग अगर हिंदी का किताब उल्टेंगे गोधूली, अगर आप गोधूली उल्टेंगे तो जैसे ही पहला नंबर चैप्टर खत्म होता है तो उसके अगले साइड आप लोगों को प्रश्नोत्तर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें पहला नंबर चैप्टर में कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं। पहला नंबर चैप्टर में कुल प्यारे बच्चों 8 प्रश्न दिए गए हैं, और अब आपको हम सचमुच बताते हैं, ये जो 8 प्रश्न है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आध प्रश्न को छोड़ करके जितने सारे भी प्रश्न हैं, समझिए कि परीक्षा में लगभग लगभग प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। समझ गए ना। अगर प्यारे बच्चों आपका जो प्रश्न है चौथा नंबर और छठा नंबर, चौथा नंबर आप अपने किताब को उलट करके देख लीजिएगा, चौथा नंबर जो प्रश्न है और जो छठा नंबर प्रश्न है वो तो अभी 2023 परीक्षा में भी पूछा गया था। और बाकी का जो प्रश्न है ना, कभी 2022 में, कभी 2021 में, कभी 2020 में, कभी 19, कभी 18, कभी 17, मतलब हर एक वर्ष इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन एकदम हर हाल में जरूरी है, पूछा जाता ही है। समझ गए ना। तो ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेने चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम आपको ना बेसिकली क्वेश्चन का आंसर ही बताएंगे, एकदम सिंपल भाषा में, किस तरीके से एकदम अपनी भाषा में आप प्रश्न का जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों हम शुरुआत करते हैं, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या, लगभग 50% से ज्यादा बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। तो जल्दी जल्दी से आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी जल्दी से आप लोग बच्चों वीडियो को लाइक करके अपना अपना हाजिरी तो बना लीजिए कम से कम, कि हाँ सर हम प्रेजेंट हो गए हैं आज क्लास में। चलिए बच्चों फटाफट से आप लोग ना, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करिए जल्दी से, और क्लास को शेयर करिए। बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बी आर बी आर अम्बेडकर, चलो भाई हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में लिख देते हैं, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना, भीमराव अम्बेडकर। जल्दी जल्दी से बताइए, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? पिछले क्लास में तो अंबेडकर जी के बारे में हम आपको ढेर सारा कहानी भी सुनाए थे, शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा सुन करके। बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। बिल्कुल सही जवाब है, 14 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ है। 14 अप्रैल 1891 को बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ है, ठीक है ना। अच्छा चलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको इतना जानकारी है तो फिर ये भी बता दीजिए इनके पिताजी का क्या नाम था, फटाफट से बताइए इनके पिताजी का क्या नाम था। हम पहले कुछ सवाल पूछ लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आमतौर पर बार बार पूछे जाते हैं, तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था? जल्दी जल्दी से बताइए, भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का नाम बता दीजिए फटाफट से। भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से बता दीजिए। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम है रामजी सकपाल। क्या नाम है? रामजी, रामजी सकपाल, ठीक है ना, रामजी सकपाल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को याद है। और माता जी का नाम बता दीजिए बच्चों,
माता जी का नाम भी बता दीजिए, क्योंकि माता पिता दोनों का नाम याद करना जरूरी होता है। तो माता जी का नाम बता दीजिए, भीमराव अंबेडकर के माता जी का नाम बता दीजिए। और अगर माता जी का नाम आप बता दें तो इनका जन्म स्थान भी बता दें प्यारे बच्चों, इनका जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म कहां हुआ था ये भी आप लोग बता दें। तो माता जी का नाम सबसे पहले आप लोग बता दें। अभी तक तो पिताजी का ही नाम सब लोग बता रहे हैं। भीमाबाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, भीमाबाई इनके माता जी का नाम था, माता जी का नाम था भीमाबाई, बहुत सुंदर जवाब। चलिए, जन्म हुआ था प्यारे बच्चों इनका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जगह पर हुआ था ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश के किस जगह पर इनका जन्म हुआ था ये आपको बताना है, आपको जवाब देना है। और आपका जवाब आ रहा है मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर इनका जवाब हुआ था। ठीक है, चलिए ये सब तो हो गया कॉमन क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, अगर उसका जवाब दे दिए तो हम समझेंगे कि भाई आपका कंप्लीट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन। ठीक है ना, आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन कंप्लीट है, हम तभी समझेंगे। प्यारे बच्चों बता दीजिए, एक पुस्तक का नाम हम लिख रहे हैं, द इनाहिलेशन, द इनाहिलेशन ऑफ कास्ट, द इनाहिलेशन ऑफ कास्ट। ये जो पुस्तक है ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। आप लोग बता दीजिए कि इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है। इसका प्यारे बच्चों बता दीजिए, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है, किसने किया। अगर इसका जवाब बता दिए तो समझेंगे कि भाई आपका जवाब एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है और बच्चों का जवाब आना एकदम सही हो गया है। एकदम सही जवाब ललई सिंह यादव, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। आप लोगों का जवाब क्या होगा, जवाब क्या होगा, ललई सिंह यादव। ठीक है, ललई सिंह यादव, एकदम सही जवाब आपका है ललई सिंह यादव। भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, और इसके हिंदी में रूपांतरण करने वाले व्यक्ति कौन है, ललई सिंह यादव, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत कुछ हम आपसे पूछ लिए, इसका मतलब कि आपका तैयारी एकदम जबरदस्त है, जितना हम पढ़ा दिए उतना आपको एकदम अच्छे तरीके से याद है। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में लगभग बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस चैप्टर के अधिकांश प्रश्न बोर्ड में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो बताइए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यही है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो हम लोग जवाब देंगे कि लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद का पोषक। ध्यान रखिएगा, लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद का पोषक, यानी कि लेखक जातिवाद के पोषक के बारे में बात कर रहे हैं। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। कल हम आपको बताए थे कि भारत में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो कि शिक्षित हैं और शिक्षित होने के बावजूद भी जात पात और छुआछूत की भावना रखते हैं। विडंबना का स्वरूप है कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन। विडंबना का स्वरूप क्या है, कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन। भीमराव अंबेडकर कहते थे ना कि श्रम यानी काम का जो बंटवारा होना चाहिए वो कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर होना चाहिए। ये भीमराव अंबेडकर का कहना था। तो विडंबना का स्वरूप है कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन, न कि जाति के आधार पर, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। ये हो गया प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन का सटीक आंसर। अगर ये लिख देते हैं तो हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि 2 नंबर से आपका कोई नहीं रोक सकता है, 2 नंबर आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, अब चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, यानी कि जो जातिवाद के पोषक हैं वो उसके पक्ष में क्या तर्क दे रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो ध्यान से सुनिए, जातिवाद के पक्ष में महान संविधानविद डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह कहा जाता है कि जो श्रम का विभाजन है, जो काम का बंटवारा है, वो कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। आपको हम कल बताए थे ना कि जाति प्रथा सिर्फ श्रम विभाजन का रूप नहीं बल्कि श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। मजदूरों को बांट देता है, समझ गए ना, मजदूरों को देखते के साथ पहचान बता देता है कि किस जाति का है। समझ गए ना, व्यक्ति का ये पहचान बता देता है, काम के आधार पर व्यक्ति का पहचान हो जाता है कि किस जाति का है। तो ये सिर्फ श्रम विभाजन नहीं बल्कि श्रमिक विभाजन भी है। समझ में आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन एकदम कंप्लीट है। आज ज्यादा लंबा चौड़ा क्लास नहीं चलेगा, छोटा क्लास ही चलेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि बस 8 प्रश्न है और सारे का जवाब एकदम छोटा छोटा, तो इसलिए क्लास भी आज छोटा ही चलेगा, ज्यादा लंबा चौड़ा क्लास नहीं चलने वाला है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए जो तर्क है, जातिवाद के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उस पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है।
जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसका जवाब होगा कि जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि काम का विभाजन जो है वो जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वो अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है। ठीक है ना, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वो अपने माता पिता के पेशे के अनुसार उसी जाति में बंध जाता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या ना हो, और वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता है। ठीक है ना, जैसे मान लिया जाए कि हमें खूब क्षमता है कि हम देश का विकास कर सकते हैं, लेकिन जाति ने हमें बांध करके रखा है कि हम कोई लिमिट काम ही करें, तो बताइए देश का विकास कभी हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो भीमराव अंबेडकर जी यही कहते हैं कि जातिवाद के कारण लोग बाध्य हो जाते हैं और देश का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है ना, चलिए अब चलिए जो चौथा नंबर क्वेश्चन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हाल ही के परीक्षा में पूछा गया, यानी कि 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। बिहार बोर्ड का जो 2023 परीक्षा हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकती है। समझ गए ना, चौथा क्वेश्चन है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। समझ गए, विद मतलब विद्वान होता है रे भाई, संविधान के विद्वान, समझ गए ना, संविधान विद यानी कि संविधान के विद्वान, संविधान के अच्छे जानकार। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर, देखिए इसका जवाब बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों कही जाती है, तो इसका जवाब लिखेंगे कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखिए, हम जितना भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ना, एकदम अपना लैंग्वेज में है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में है। समझ गए ना, तो हूबहू अगर भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अपनी भाषा में लिखते हैं तो और बढ़िया बात है। तो आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। समझ गए ना, चलिए तो भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन को तय कर दिया जाता है, जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब यही होगा कि जातिवाद के कारण ही लोग आज बेरोजगार हो रहे हैं, जातिवाद के कारण ही लोग गरीब हो रहे हैं, और यह जातिवाद सिर्फ भारत में है, विश्व के किसी भी जगह पर यह जातिवाद नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए समझिए यहां तक। अब यहां तक तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिए आप लोगों को ना कल तक कल तक, या फिर हम कह सकते हैं कि कल से लेकर के परसों तक, यानी कि कल सैटरडे है, संडे तक, कल से लेकर के परसों तक आप लोग को हिंदी का नोट्स मिल जाएगा, पहला नंबर चैप्टर का, हिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा दूसरा नंबर चैप्टर का, मैथ का नोट्स आज रात में आपको मिल जाएगा पहला नंबर चैप्टर का। ये 3 चैप्टर का नोट्स आप लोग को मिल जाएगा कल तक। ठीक है ना, कल से परसों तक। मैथ का तो आज ही मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना, मैथ का आज मिल जाएगा, और बहुत कोशिश करेंगे कि हिंदी का भी कम से कम दे दे या फिर हिस्ट्री का भी दे दे। चलिए प्यारे बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। समझ गए, तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। अभी भी हम आपको बताए हैं ये चीज कि जातिवाद के कारण ही गरीबी और बेरोजगारी की समस्या आ रही है, लेकिन इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि हम वास्तविक रूप से यह कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है, चूंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वो अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही जीवन भर के लिए उसी पेशे में बंध जाता है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यह है कि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वो उसी जाति के अनुसार अपने पेशे में बंध जाता है। वह मनपसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता है, जिससे अपने समाज और देश का विकास नहीं हो पाता है। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशा बदलने की अनुमति भी नहीं दी जाती है। हिंदू धर्म में क्या है, अब तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले क्या था, हिंदू धर्म में ना जाति के अनुसार ही काम करना पड़ता था, जाति से हट करके आप काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बच्चे का कहना है सर चैट में कि सर गर्मी का छुट्टी कब तक होगा। बाबू आपकी जानकारी के लिए हमें बता दें कि ये कोई हम ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं कि आपको गर्मी का छुट्टी मिलेगा। समझ गए ना, आपको तो घर में बैठ के पढ़ना है। गर्मी का छुट्टी क्यों मिलता है, आप थोड़ा घूम फिर सके भाई, आराम से आप घर में आराम से कुछ दिन रेस्ट कर सके। समझ गए ना, लेकिन यहाँ पर रेस्ट करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि डेली आप रेस्ट कर रहे हैं। समझ गए ना, तो इसलिए गर्मी का छुट्टी ऑनलाइन में नहीं मिलता है। समर वेकेशन ऑफलाइन के लिए बढ़िया है, ऑनलाइन के लिए नहीं। समझ गए ना, चलिए
5वां नंबर हो गया। अब प्यारे बच्चों छठा नंबर जो प्रश्न है ना, ये भी 2023 परीक्षा का ही प्रश्न है। छठा नंबर जो प्रश्न है ये भी 2023 परीक्षा का ही प्रश्न है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। लेखक आज के उद्योगों में, ध्यान से समझिएगा, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लेखक आज किसे मानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। ध्यान रखिएगा, लेखक जो है ना वो गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसको मानते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि के अनुसार पेशा चुनने में आजादी नहीं होती है। जाति प्रथा के आगे मनुष्य के भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता है और मजबूरी में मनुष्य को अपना जातिगत पेशा वाला काम करना पड़ जाता है। यानी मजबूरी में लोग अपने जातिगत पेशा वाले काम करते हैं, चाहे वह उसमें रुचि हो या उसमें रुचि ना हो। और यही कारण है कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न की सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई है, जिसका सबसे बड़ा कारण है जाति प्रथा। समझ गए ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे अब हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से ना आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, लाइक और शेयर होते रहना चाहिए, लाइक और शेयर होते रहना चाहिए। जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक करिए, ठीक है, फटाफट से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए जल्दी से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एकदम छोटा सा जवाब है 7वां नंबर क्वेश्चन। हो गया, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। जाति प्रथा को किन पहलुओं में एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है, तो जवाब लिखेंगे कि लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, सबसे पहला पहलू तो यही हो जाएगा, अस्वाभाविक श्रम विभाजन। दूसरा पहलू हो जाएगा बढ़ती बेरोजगारी, और तीसरा पहलू होगा श्रम विभाजन, ठीक है ना, श्रम अरुचि तथा विवशता। श्रम अरुचि तथा विवशता में श्रम का चुनाव, यानी कि लोग अपने काम का चुनाव तो कर रहे हैं लेकिन विवशता के कारण, लोग अपने काम का चुनाव तो कर रहे हैं लेकिन विवशता के कारण। आदर्श तथा सभ्य समाज, ये सब प्यारे बच्चों कुछ पहलू हैं जिससे जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। यही सब कारण है जिसके वजह से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही बेरोजगारी बढ़ रहा है, जाति प्रथा के कारण ही लोग अपने कामों का चुनाव करने के लिए विवश है, जाति प्रथा के कारण ही अस्वाभाविक श्रम विभाजन हो रहा है। तो यही सब पहलू है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये 7वां नंबर क्वेश्चन था। और अब है 8वां और सबसे लास्ट क्वेश्चन। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, तो जवाब क्या लिखेंगे। महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। ध्यान से समझिएगा, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर आधारित जो समाज है उसको आवश्यक माना है। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए, किसी भी प्रकार का जात पात, छुआछूत की भेदभाव मन में नहीं होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसे अपनाने से देश की एकता, अखंडता मजबूत होगी। यानी कि ये एक ऐसा पहलू है, अगर हम लोग जात पात, छुआछूत की भेदभाव को अपने मन से हटा देते हैं तो हमारे देश का एकता बरकरार रहेगा, हमारे देश का अखंडता बरकरार रहेगा। आज जो हम लोग एकता में नहीं बंधे हैं वो उसका सबसे बड़ा कारण है जाति प्रथा। और पहले प्यारे बच्चों ये जाति प्रथा और एकदम ऊपर लेवल तक पहुंचा हुआ था, लोग परछाई से तक नहीं छुआना चाहते थे, कहते थे कि इसके परछाई से भी दूर रहो, जो दलित जाति का है उसके ना परछाई से भी दूर रहो, ये होता था सबसे ज्यादा। तो ये सब आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए तो कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन हम आपको बता दिए। अब आप लोग जरा बता दीजिए कि क्या ये 8 क्वेश्चन आपको समझ में आया, जल्दी जल्दी से बताइए, क्या ये 8 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 8 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया, फटाफट से बता दीजिए, क्या 8 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यस सर, यस सर, यस सर कमेंट भर दीजिए आप लोग, फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करिए कि हाँ सर समझ में आ गया। जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। चलिए सारे बच्चों का जवाब आ रहा है यस सर। तो चलिए प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के ना आपका प्रश्न उत्तर तो बहुत जल्दी समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में इस चैप्टर का ना जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब बताएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस भी अगले क्लास में ही करवा देंगे, ठीक है ना। अगले क्लास में ही क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस, यानी कि कल आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और क्वेश्चन बैंक का पूरा एनालिसिस पहले नंबर चैप्टर का ना हम कल ही करवा देंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के
आज के इस क्लास को हमें लगता है अब यहीं पे समाप्त किया जाए, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास था। क्लास आज छोटा है तो आज हमें भी रेस्ट मिलेगा भाई, कि चलो भाई आज हम जल्दी छुट्टी दे दिए तो आज थोड़ा रेस्ट किया जाए, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर रुचि का क्या अर्थ होता है। मिस्टर भोला का कमेंट है, रुचि मतलब जैसे होता है ना, जैसे हम मान लिया जाए कि हम रोटी खा रहे हैं अभी, आपको ना एक एग्जांपल देकर के समझाते हैं। रुचि मतलब मन होता है। जैसे हम रोटी खा रहे हैं तो हम बोलते हैं ना कि अभी रोटी खाने का हमारा मन नहीं है, तो उसके जगह पर हम बोल सकते हैं अभी रोटी खाने का हमारा रुचि नहीं है। रुचि मतलब मन, समझ गए ना। अभी जो हमारा वर्तमान मन है उसी को रुचि कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं अभी खेलने का रुचि नहीं है, हम खेलने में रुचि नहीं रखते हैं, तो इसी को रुचि कहा जाता है। समझ गए होंगे शायद आप, ठीक है। चलिए ठीक है। मैथ का क्लास प्यारे बच्चों होता है 11 बजे से। हमारा क्लास एप्लीकेशन पर होता है सुबह 9 बजे से, शाम में यूट्यूब पर 7 बजे से। ये सब कुछ तो आप लोग को पता ही है, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास को लेखक, साहित्य को लिखने वाले को साहित्यकार कहा जाता है। लेखक और मतलब जो लेख लिख रहा है उसको लेखक, जो निबंध लिख रहा है उसको निबंधकार, जो कहानी लिख रहा है कहानीकार, ठीक है। जो कविता लिख रहा है उसको पोएट कहते हैं, हिंदी में कवि कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आज के इस क्लास को प्यारे बच्चों यहीं पे समाप्त किया जाए, और मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में एकदम जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।